तसव्वुर करें एक छोटे से पहाड़ी मुल्क का जो इंडिया और चीन के दरमियान दबा हुआ है, यानी एक सैंडविच बना हुआ मुल्क जहां हजारों साल बादशाहत ने राज किया। लेकिन 2008 में जनूबी एशिया की ये वाहिद पुरानी बादशाहत भी ख़त्म हो गई। बादशाहों का इक़्तिदार तो गया, लेकिन जनूबी एशिया के दूसरे ममालिक की तरह लूट मार, बेइंसाफ़ी, गुर्बत आज भी बरकरार है। सबसे हैरानकुन बात ये कि साउथ एशिया के किसी मुल्क में भी रशिया, चाइना या फ्रांस की तरह का इनकलाब नहीं आया। तो फिर नेपाल में बादशाहत के खिलाफ इनकलाब कैसे आ गया, क्यों आ गया, और क्या ये वाकई ही एक कामयाब इनकलाब था? आए इस राज को आज खोलने की कोशिश करते हैं जो आज तक नेपाल की सियासत के पर्दे में छुपा हुआ है। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। नेपाल में बादशाहत का किस्सा, बादशाहत के ख़त्म होने का किस्सा, कैसे बादशाहत ख़त्म हुई, बहुत दिलचस्प है और इसमें बहुत से अहम लेसन्स भी हैं। नेपाल असल में एक ऐसी वाहिद हिंदू स्टेट रही है, डिक्लेयर्ड, यानी जो अपने आप को खुद हिंदू स्टेट कहती थी, जहाँ की जो शाह डायनेस्टी थी, जो बादशाहत थी, वो अपने आप को हिंदू डायनेस्टी कहती थी। नेपाल को हिंदू स्टेट कहा जाता था। 200 साल तक ये शाह डायनेस्टी नेपाल पर बिल्कुल राज करती रही, इसी का राज रहा। असल में अगर देखा जाए तो जो 18th सेंचुरी तक, यानी 1750 तक नेपाल नाम का कोई एक मुल्क नहीं था, बल्कि जो आज का नेपाल है ये 54 छोटी रियासतों में बटा हुआ था। ये 1768 में गोरका, एक छोटी सी जगह है नेपाल में, गोरका के जो किंग थे पृथ्वी नारायण शाह, इन्होंने बाकी तमाम यानी इन जो 54 स्टेट्स थी इनको यकजा किया, एक किया। जो इस गोरखा जो छोटी सी एक स्टेट थी, छोटे से चंद कस्बों पर मुश्तमिल इलाका था, इसके बादशाह ने, पृथ्वी नारायण शाह ने इकट्ठा किया तमाम बादशाहों को, राजवाड़ों को, इलाकों को, और 1768 में बाकायदा नेपाल को फाउंड किया गया। नेपाल का दारुल हुकूमत खटमंडू को बनाया गया। खटमंडू भी माला किंगडम्स का, यानी यहाँ पर भी कुछ एक इलाका नहीं था, खटमंडू पर भी मुख्तलिफ बादशाहों का, प्रिंसिपलिटीज़ का, राजाओं महाराजाओं का रूल था। खटमंडू की लेकिन हैसियत जो है वो इस इलाके में एक पुराने कल्चरल जगह की थी, जहाँ ट्रेड भी सदियों से हो रही थी, जहाँ कल्चर भी था, जहाँ बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुक़ भी था। तो खटमंडू को इसका दारुल हुकूमत बनाया गया। यूँ पृथ्वी नारायण शाह फाउंडर कहलाए मॉडर्न नेपाल के 1768 में। इंग्लैंड ने जहां इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के बाकी इलाकों पर कब्जे किए, वहां इसने, ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल पर भी कब्जा करने की पूरी कोशिश की। 1814 से 1816 तक एंग्लो नेपलीज वॉर, यानी नेपालियों और अंग्रेज़ों की जंगें भी हुई। इसमें नेपाल ने अपना बहुत सा इलाका खोया भी, जैसे सिक्किम जो आज इंडिया का हिस्सा है, ये नेपाल ने खोया। लेकिन इसके बावजूद अंग्रेज़ों ने नेपाल की बादशाहत को आज़ाद रहने दिया, बरकरार रहने दिया। 2-3 शराइत रखी। एक ये कि नेपाल में भी एक ब्रिटिश रेजिडेंट बैठा करेगा खटमंडू में, यानी मामलात देखा करेगा नेपाल के। और दूसरा ये कि नेपाल जो है वो गोरखास को, अब ये गोरखास जो हैं वो नेपाल के ऐसे लोगों को कहा जाता है कि जिनको कहा जाता है ये मिलिट्री रेस के लोग हैं, यानी ये ऐसे लोग हैं जो लड़ाई अच्छी तरह जानते हैं, जंगों को जानते हैं, जंगी महारत को जानते हैं। गोरखास इनको कहा जाता है। आज भी इंडिया में गोरखा रेजिमेंट है। तो अब इंग्लैंड ने ये शर्त रखी नेपाल को कि वो गोरखास को फराहम करेगा, यानी इंग्लैंड की फ़ौज में गोरखास को भर्ती करवाएगा। इन शराइत के साथ नेपाल की बादशाहत चलती रही। नेपाल की इस बादशाहत में एक छोटा सा इंटरेस्टिंग वाकया ये हुआ 1846 में, जिसे कोर्ट मैसिकर कहा जाता है। अब हुआ ये कि 1846 में जो नेपाल की बादशाहत थी, ये नेपाल के बादशाह राजेंद्र विक्रम शाह, ये ज़रा कमज़ोर हो गए थे और नेपाल के जो छोटे मोटे ज़मींदार थे, जागीरदार थे या अलग अलग जगहों के ताकतवर लोग थे, वो ताकतवर होना शुरू हो गए थे। इस अनार्की का
फ़ायदा उठाया, इस अनारकी के ज़रिए फ़ायदा उठाने की कोशिश की कई धड़ों ने, और इस धड़े में कामयाब हुए जंग बहादुर राणा। अब जंग बहादुर राणा ने असल में कंट्रोल संभाल लिया 1846 में नेपाल का, और अपने आप को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया। अब जो ये राणा फैमिली थी, असल ताकत इसके पास आ गई जो प्राइम मिनिस्टर्स कहलाए, और नेपाल का बादशाह बराय नाम का, यानी जो शाह डायनेस्टी थी वो बराय नाम की रह गई। इस जो राणा डायनेस्टी थी, जो प्राइम मिनिस्टर्स बन जाते थे और असल ताकत अपने पास रखते थे, इसके खिलाफ 1950 में एक बड़ा इनकलाब लाई जो नेपाल की कांग्रेस पार्टी थी। नेपाल की कांग्रेस पार्टी को इंडिया की कांग्रेस पार्टी की पूरी सपोर्ट थी। नेपाल की कांग्रेस पार्टी ने राणा फैमिली के खिलाफ एक तरह की मिलिटेंट एक इंसर्जेंसी क्रिएट की, पूरी तरीके से वहाँ पर आर्म्ड रिवोल्ट किया, और 1950 में राणा फैमिली का यानी खात्मा हो गया, और ताकत फिर एक मरतबा शाह फैमिली के पास चली गई, यानी किंग तरी भवन के पास ताकत आ गई। इस ताकत के आने के साथ इन्होंने कुछ रायतें भी दी, कुछ बराए नाम इलेक्शंस भी कराए गए, बराए नाम असम्बलियाँ भी बनाई गई, कोशिश की गई पंचायती निज़ाम भी बनाने की, लेकिन नेपाल की आवाम मुतमईन नहीं थी। यही वजह है कि 1990 में जाना आंदोलन के नाम से एक बड़ी मूवमेंट चली, बादशाहत के खिलाफ मैस प्रोटेस्ट हुए, नेपाली कांग्रेस ने इसमें हिस्सा लिया, जो कम्युनिस्ट थे नेपाल के उन्होंने हिस्सा लिया, फिर बादशाह ने कुछ रायतें दी। इसी सिलसिले में 2001 में नेपाल में एक बड़ा रॉयल पैलेस मैसिकर होता है, ऐसा मैसिकर जो हमें शेक्सपियर के ड्रामों में दिखाई देता है। हुआ ये कि नेपाल के क्राउन प्रिंस दीपेंद्रा ने शराब के नशे में धुत होकर नेपाल के बादशाह बरिंद्रा को और पूरे ख़ानदान को कत्ल कर दिया। कत्ल होने के बाद जो किंग थे नेपाल के बरिंद्रा, जो कत्ल हुए थे अपने बेटे के हाथों, इनके भाई किंग ज्ञानेंद्रा अब नेपाल के बादशाह बनते हैं। किंग ज्ञानेंद्रा के बादशाह बनने से बादशाहत मज़ीद गैर मकबूल हो जाती है, नेपाल के लोग मज़ीद जमहूरियत का मुतालबा करते हैं, और अब ये मूवमेंट मिलिटेंट भी हो जाती है। ख़ास तौर पर जो माओ नवाज़ बागी होते हैं, ये भरपूर तरीके से 2005-06 में जो नेपाल के दही इलाके हैं, यहाँ पर शाही फ़ौज के ख़िलाफ़ मुसल्लह कार्रवाइयाँ करते हैं। इसमें लगभग 13,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए, जो मावोइस्टों ने ये नेपाली आर्मी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, और शहरों में नेपाली कांग्रेस प्रोटेस्ट करी थी बादशाहत के ख़िलाफ़, और दही नेपाल में माओ नवाज़ बागी मुसल्लह तहरीक बर्पा कर रहे थे। ये सब तहरीकों का असर ये हुआ कि 2008 में नेपाल में बादशाहत ने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया, बादशाहत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया, और नेपाल को भी एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक स्टेट के तौर पर उसको एक मुकाम देने की बात की गई, यानी उसको एक रिपब्लिक एक करार दे दिया गया। अब होना तो ये चाहिए था कि नेपाली अवाम को बादशाहत ख़त्म होने के बाद सम्राट मिलते, उनके माशी हालात बेहतर होते, रोज़गार के हालात बेहतर होते, रिसोर्सेज की तकसीम सही तौर पर की जाती। लेकिन हुआ क्या कि दो पार्टीज़ ने, एक नेपाली कांग्रेस पार्टी जो एक पुरानी पार्टी थी नेपाल की, जिसने राणा मोनार्की के ख़िलाफ़ भी लड़ा था, राणा फैमिली के ख़िलाफ़ भी लड़ा था, शाह डायनेस्टी के ख़िलाफ़ भी लड़ा था, एक नेपाली कांग्रेस, और दूसरी जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ थी, ये इन्होंने आपस में इक़्तिदार बंदर बांट करना शुरू कर दिया। इलेक्शंस होते थे, इलेक्शंस में या नेपाली कांग्रेस आती थी या फिर ये कम्युनिस्ट पार्टी आती थी। जो अभी फ़र्क हुए हैं, ओली जो प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, इनका ताल्लुक कम्युनिस्ट पार्टी से था, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जिसे यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी भी कहा जाता है। ये पार्टी, इसके साथ जो माओ नवाज़ बागी रहे थे जिन्होंने बगावत की थी बादशाहत के ख़िलाफ़, पराचंद्रा, ये लोग यानी कम्युनिस्ट भी और नेपाली कांग्रेस भी भरपूर तरीके से करप्ट हो गई। ये पार्टियां असल में ख़ानदानी क्लब्स बन गई। जैसे जो नेपाली कांग्रेस पार्टी है, ये कोराला ख़ानदान का एक क्लब बनकर रह गई, और जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं ये ओली का या पराचंद्रा का एक फैमिली क्लब बनकर रह गई। यानी आप देखिए 2008 से 2025 तक 13 प्राइम मिनिस्टर्स नेपाल में आए और गए, और इसके साथ साथ नेपाल में ये जमातें, ये दोनों सियासी जमातें बड़ी फौरन खेल भी खेलती रही। नेपाली कांग्रेस इंडिया से मदद लेती रही, और जो नेपाली कम्युनिस्ट थे वो चाइना से मदद लेते रहे। तो बादशाहत ख़त्म हो गई, जमहूरियत आ गई। इसके बावजूद
लोगों को सम्राट नहीं मिले, जिस तरह बाकी साउथ एशिया में भी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में सूरत हाल है, नेपाल में भी वो सूरत हाल रही, सूरत हाल है गरीबी की, बेरोज़गारी की, बेइंसाफ़ी की। सबसे बड़ा लेसन क्या कि नेपाल जैसा मुल्क, नेपाली अवाम जिन्होंने खुद बादशाहत से निजात हासिल की थी, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोगों ने खुद बादशाहत से निजात हासिल नहीं की, ये अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने बादशाहत ख़त्म की और उसके बाद फिर यहाँ के लोगों ने अपनी एक तहरीक चलाई और ये मुल्क आज़ाद हुए। लेकिन नेपाल के लोगों ने खुद बादशाहत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई, बादशाहत ख़त्म की, उसके बावजूद वहाँ आवाम को सम्राट नहीं मिले, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि बादशाहत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने वाली जमातें, नेपाली कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट हों, वो ख़ुद अपर क्लास के थे, वो ख़ुद अलीट के थे। उन्होंने आकर अपने अलीट इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट किया, बल्कि वो आकर एक तरीके के नए बादशाह बन बैठे। तो ये पूरी दुनिया के लिए नेपाल का केस एक बड़ा अहम है केस स्टडी के तौर पर, कि सिर्फ बादशाहत ख़त्म होने से मसाइल नहीं होते, बल्कि असल जो अलीट कैप्चर होता है, चाहे वो बादशाह कर रहा हो या प्राइम मिनिस्टर कर रहा हो या कोई प्रेसिडेंट कर रहा हो, उस अलीट कैप्चर को ख़त्म करना ज़रूरी होता है। यही बड़ा लेसन है नेपाल की इस पॉलिटिक्स का। तो नेपाल की ये पॉलिटिक्स, इस पॉलिटिक्स पर किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर आपको वीलॉग पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।